Alright guys. So अब like I said जितने भी जो भी cranial nerve lesions होते हैं मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 5th का और 12th का towards the side होता है, बाकी सबका away होता है। अब cranial nerve 11 जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, weakness turning head away from the side of the lesion, basically either way shoulder droop होता है on the side of the lesion because of trapezius, और sternocleidomastoid की वजह से क्या होता है कि weakness in turning head away from the side of the lesion। ठीक है, जिस साइड पे आपको लीजन है ना, उसी साइड पे मतलब it's going to be hard for you to turn your head, it's gonna be hard for you to turn your head away from the side of the lesion। मतलब आपका head जो है ना वो it would be directed, बस आपके लिए मुड़ना opposite side में मुश्किल होगा, और shoulder droop on the same side of the lesion होगा। ठीक है, तो ये हो गया ये। Cranial nerve 12 is tongue deviates towards the side of the lesion, that is you lick your wounds। बहुत अच्छा इन्होंने बताया, due to weakened tongue muscles on the affected side। ठीक है, अब हम करेंगे Bell's palsy। Bell's palsy is the most common cause of peripheral facial palsy. And why does it develop? It develops from HSV reactivation। इसकी ट्रीटमेंट्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है और एंटीवायरल है, एसाइक्लोवीर। मोस्ट पेशेंट्स ग्रेजुअली रिकवर फंक्शन, लेकिन aberrant regeneration can occur। Aberrant regeneration मतलब abnormal regeneration can occur। Other causes of facial palsy include Lyme disease हो गई, herpes zoster, Ramsay Hunt syndrome, sarcoidosis, tumors, ये सारा कुछ। बट आपको ये पता हो कि जो बेल्स पाल्सी है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है पेरिफेरल फेशियल पाल्सी की। इसकी वजह से आपकी जितनी भी, जैसे ये एंगल ऑफ माउथ की डिविएशन है, रिंकलिंग हो गई, ये सारा कुछ, जैसे ये लॉस ऑफ लॉस, मतलब ये जो लॉस ऑफ ये जो आपका जो आपकी जो क्या कहते हैं एंगल ऑफ माउथ दैट इज डिविएटेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, जो नेजोलेबियल फोल्ड है वो यहाँ पे लॉस्ट है, यहाँ पे रिंकलिंग नहीं हो रही, लुक एट दिस। ठीक है, और इस तरह की सारी चीजें होती हैं। या इट्स अ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। और इसकी मोस्टली ये जो बेल्स पाल्सी, इसकी इटियोलॉजी वायरल होती है, जिसके लिए हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एसाइक्लोवीर देते हैं बस। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट। अच्छा, अब जो है विल लुक एट जो ईयर है, थोड़ा सा हम इसकी एनाटमी वगैरह देख लेते हैं। जो आउटर ईयर है इट इज कॉल्ड एज द पिना। ठीक है, इसके अंदर ऑडिटरी कैनाल होता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ये आपकी आउटर ईयर की एक्सटेंट है। ठीक है, और इसने क्या करना होता है, इसने ट्रांसफर करना होता है साउंड वेव्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मिडल ईयर होता है। मिडल ईयर जो होता है वो एक एयर फिल्ड स्पेस है, इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं जिनको हम ऑसिकल्स कहते हैं, और ऑसिकल्स जो होती हैं वो इस साउंड को एम्पलीफाई करती हैं और कंडक्ट करती हैं फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द इनर ईयर। और फिर इनर ईयर ये होती है जो कि स्नेल शेप्ड कॉक्लिया होता है, बेसिकली स्नेल शेप्ड फ्लूइड फिल्ड कॉक्लिया। और इस कॉक्लिया के अंदर अगर आपने थोड़ा बहुत, आई थिंक इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये कॉक्लिया है। ठीक है, और इस कॉक्लिया के अंदर हमारे पास क्या है, इस कॉक्लिया के अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन होती है जो कि वाइब्रेट करती है सेकेंडरी टू साउंड वेव्स। अब जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसड्यूस्ड होती है, इट इज सेंस्ड बाय स्पेशलाइज्ड हेयर सेल्स। ठीक है, और फिर वहां से ऑडिटरी नर्व से, मतलब ऑडिटरी नर्व के थ्रू इट इवेंचुअली गोज टू द ब्रेन स्टेम। ये प्रॉपर पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब देखो लाइक each frequency leads to vibration at specific location of the basilar membrane। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो basilar membrane है ना, उस पे अगर वाइब्रेशन हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। मतलब कि अगर लो फ्रीक्वेंसी है ना तो वो हर्ड होती है एट द एपेक्स नियर द हेलिकोट्रीमा, और जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना वो हर्ड होती है बेस्ट एट द बेस ऑफ कॉक्लिया। I'll just show you the diagram. So here we have, दिस इज द कॉक्लिया। इसके ना अंदर पड़ा होगा वो सारा जो बता रहे हैं कि बेजेलर जो इसका
मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि बेसिलर मेम्ब्रेन अगर एपिक्स पे, if the apex is vibrating, that is because it's a low frequency sound that is causing the vibration. And at the base of the cochlea, a high frequency vibration, a high frequency vibration is going to cause a high frequency a high frequency is going to lead to vibration of the base of the cochlea, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दे हैव टॉक्ड अबाउट जो सेंसरी सप्लाई होती है ऑफ द ईयर, ठीक है। अब इफ यू लुक एट इट, दे गो लाइक देर आर पार्ट्स ऑफ, लेट्स लुक एट दिस। सबसे पहले तो जो ईयर लोब वाला एरिया है, दैट इज सप्लाइड बाय द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि जो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है वो सप्लाई करती है एरिया ऑफ द पैरोटिड, मतलब पैरोटिड एरिया को भी सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व हो गई, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं तो ये है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ठीक है, C2 पे। उसके बाद जो इनर हाफ ऑफ द ईयर है ना, दैट इज टोटली सप्लाइड बाय जो मैंडिबुलर नर्व है, ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि ऑरिकल और उसके साथ लगा होता है टेम्पोरल, तो जो इनर मोस्ट पार्ट होता है ना ईयर, एक्सटर्नल ईयर का, दैट इज सप्लाइड बाय योर ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। बाहर वाला आउटर हाफ इज सप्लाइड बाय द लेसर ऑक्सीपिटल नर्व एंड द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। और उसके बाद अब जो इनर हाफ है, व्हेन यू आर मूविंग इन, ये आई थिंक कॉन्का है या व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस, आई थिंक यू कॉल इट द कॉन्का, I could be wrong. This part is supplied by the vagus nerve, the inner area when you go towards, अब ये जो हम एंटर कर रहे हैं ऑडिटरी कैनाल के अंदर, ये सप्लाइड होता है by facial nerve, और so that's that. So facial nerve, vagus nerve, and that was the ear की वो। वैसे इतना पूछते नहीं है, ईयर लॉब्यूल का पूछ लेंगे कि ईयर लॉब्यूल इज सप्लाइड बाय व्हाट, और जो मोस्ट मीडियल पार्ट होता है ईयर का, दैट इज सप्लाइड बाय व्हाट, ठीक है। अच्छा, देन वी आर गोइंग टू लुक एट ओटाइटिस एक्सटर्ना। सो ओटाइटिस एक्सटर्ना में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की। मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज स्यूडोमोनास। और इसमें हिस्ट्री कैसी आएगी आपके पास कि स्विमिंग करता होगा पर्सन, ठीक है, या फिर कोई उसको परसिस्टेंट, उससे ना कोई अंदर जैसे हियरिंग एड्स वगैरह पहनी होती हैं, या उसको कोई ऑक्लूजन है वहां पे ना, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर। तो इसमें क्या होता है, ओटैल्जिया होगा, पेन होगा विच वर्सन्स विद ईयर मैनिपुलेशन, बहुत ज्यादा इचिंग होगी, हेयर लॉस एंड डिस्चार्ज। अब एक चीज होती है मेलिग्नेंट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये एक इन्वेसिव इन्फेक्शन है जो कि ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज कर लेता है, ठीक है। अब ना ये कॉम्प्लिकेशन होती है बेसिकली ओटाइटिस एक्सटर्ना की, और ये मोस्टली सीन होती है इन ओल्डर पेशेंट्स विद डायबिटीज, ठीक है। दिस इज गोइंग टू प्रेजेंट विद सिवियर ओटैल्जिया एंड द एडेड, जो आप कहते हो कि इसमें जो डिफरेंस है नॉर्मल ओटाइटिस एक्सटर्ना से, वो ये है कि इसमें ओटोरिया भी हो रहा होता है, ठीक है। और दिस में लीड टू क्रेनियल नर्व पाल्सीज एज वेल। फिजिकल एग्जाम पे आपको ग्रैन्युलेशन टिश्यू मिल रहा है ईयर कैनाल के अंदर। अगर आपको विजिबल ग्रैन्युलेशन मिल रही है ईयर कैनाल के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस, दैट वुड बी योर मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। और वैसे इन जनरल ओटैल्जिया के साथ प्रेजेंट करेगा, मतलब ये तो आपको इजीली पता चल जाएगा, ओटाइटिस, पेन विद ईयर मैनिपुलेशन, प्लूराइटिस, हियरिंग लॉस, डिस्चार्ज। बट अगर आपको ग्रैन्युलेशन टिश्यू मिल रहा है ना ईयर कैनाल के अंदर, मतलब पसी मटेरियल मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ओटाइटिस मीडिया पे। इसके ना ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वी आर गोइंग टू मूव ऑन। अच्छा, otitis media is what? It is inflammation of the medial ear. It is most commonly due to non-typable Haemophilus influenzae. Then it is also Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, associated with eustachian tube dysfunction, which promotes overgrowth of bacterial colonizers of the upper respiratory tract. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो ओटाइटिस मीडिया होता है ना, ठीक है, मोस्ट लाइकली उन लोगों में ज्यादा होता है जिनको कोई ना कोई यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा होता है ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जो नॉर्मल बैक्टीरियल कॉलोनाइजर्स होते हैं उनकी ना ओवर ग्रोथ हो जाती है। और उनमें हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और मोरैक्सिला कैटाराइटिस, ये नॉर्मली हमारी, ये नॉर्मल फ्लोरा होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, ठीक है।
तो जब ऐसा होता है, कोई यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन होगा बैकग्राउंड में, तो व्हाट इज इट गोइंग टू कॉज? इट इज गोइंग टू कॉज ओटाइटिस मीडिया, और ये यूजुअली सीन होता है इन चिल्ड्रन लेस देन 2 years। इसमें आपके पास अगेन ओटैल्जिया होगा, हियरिंग लॉस होगा, फीवर। लेकिन जब आप इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन पे जो फाइंडिंग है, जो इम्पोर्टेंट, जहाँ से आपको क्लू मिलेगा, वो ये है कि आपकी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्जिंग होगी। इट विल बी एरिथमेटस, इट विल बी बल्जिंग एंड इट मे रप्चर। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज मैस्टोइडाइटिस? एवरीवन नोज वेयर मैस्टॉइड इज। ठीक है। मैस्टोइडाइटिस बेसिकली इन्फेक्शन होता है मैस्टॉइड प्रोसेस का ऑफ द टेम्पोरल बोन। इसकी कॉम्प्लिकेशन ऑफ अक्यूट ओटाइटिस मीडिया is mastoiditis. ठीक है। Complication of acute otitis media due to continuity of middle ear cavity with mastoid ear cells। ठीक है। तो ये mastoiditis कैसे कॉज करता है? क्योंकि mastoid ear cells से ये कंटिन्यूस होती है ना मिडल ईयर कैविटी। तो वैसे presents with posterior auricular pain अगर आपको हो रहा है, erythema, swelling, and it may lead to brain abscess। That's very interesting, but it's very dangerous as well। तो that's that। I don't think there's any confusion between, I don't think so कि आपको otitis externa otitis media में confusion है। You guys can tell me अगर है, I'll explain more, I'll search something about it and tell you। ठीक है। This is just very fairly simple stuff जो आपने बस, okay, here, thank you, okay, alrighty then। आगे हम चलते हैं। Common causes of hearing loss पे पहले we'll talk about presbycusis। presbycusis क्या होता है? एजिंग रिलेटेड जो प्रोग्रेसिव बायलेटरल या सिमेट्रिक, बायलेटरल या सिमेट्रिक इज द सेम थिंग, दोनों कान या फिर मतलब सिमेट्रिक हम कहते हैं ना, बायलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ऑफन ऑफ हायर फ्रीक्वेंसीज। अभी क्यों होना है? ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हेयर सेल्स एट द कॉक्लियर बेस, प्रिजर्व्ड लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग एट एपेक्स। ठीक है। प्रेस्बाइक्यूसिस एज रिलेटेड सिमेट्रिक हियरिंग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। और ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो जाती है हेयर सेल्स की एट द कॉक्लियर बेस। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं ना, वो वाइब्रेट कराती हैं बेसिलर मेम्ब्रेन की बेस को। तो या दैट्स दैट। और नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में ये होता है कि डैमेज हो गया टू स्टीरियोसिलिएटेड सेल्स इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। इसमें लॉस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग फर्स्ट होता है। सडन एक्सट्रीम लाउड नॉइजेस कैन प्रोड्यूस हियरिंग लॉस ड्यू टू टेम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में आपको बस ये पता हो कि जो स्टीरियो सिलिएटेड सेल्स होते हैं द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ये ना ईयर के अंदर जो इसकी कॉक्लिया में स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। तो वी डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ इट, बस आपको ये पता हो कि प्रेस्बाइक्यूसिस के अंदर एजिंग रिलेटेड वो आपको स्टेम में देगा और क्वेश्चन के स्टेम में देगा। और नॉइज इंड्यूस में मतलब कि एक सडन मतलब बहुत लाउड नॉइज है जिसके बाद आप यू कांट हियर एनी मोर। तो मोस्ट लाइकली क्या हो रहा है इधर? व्हाट इज वेयर इज द डैमेज एक्चुअली हैपनिंग? इट इज हैपनिंग मतलब जो स्टीरियोसिलिएटेड सेल्स होते हैं ना ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के अंदर, उनका डैमेज हो जाता है। लॉस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग होती है फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, इज देयर अ प्रॉब्लम विद दिस? इफ देयर इज आई कैन एक्सप्लेन मोर। आई जस्ट वाना जस्ट टेल मी दो, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ओके, सो कम एज इन व्हाट? In noise induced. KAM in noise induced. What does KAM mean? अच्छा, मैं anyways I'll search it. पहले मैं ये बताऊँ ये organ of Corti क्या होता है।
ओके। अच्छा, सही है। नॉइज इंड्यूस, ओके, आप क्वेश्चन पूछो, ठीक है। Okay, guys, first of all, I just want to just clarify something because I'm learning too here. The organ of Corti is the sensory organ that is responsible for hearing, and it is located within the cochlea of the inner ear. And what it does is basically it rests on the basilar membrane inside the cochlear duct. So just remember, it rests on the basilar membrane, और इसके अंदर inner और outer hair cells होते हैं, बस ये ज़्यादा important नहीं है, we'll just forget about this. But अब मैं देखती हूँ noise induced hearing loss. I'll tell you about it. Um, mhm. Hmm. I'll get to your question. Just give me a minute. Okay. Okay. So इसका मैकेनिज्म ये है कि पहली बात तो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कॉज करता है, ठीक है। और ये दो तरीकों से हो सकता है, तो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाउड साउंड्स या फिर एक सिंगल एक्सट्रीमली लाउड नॉइज, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो हेयर सेल्स होते हैं ना ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के अंदर विद इन द कॉक्लिया, उसका डैमेज हो जाता है। इनर ईयर के अंदर जो हेयर सेल्स होते हैं उनका डैमेज हो जाता है। और इसका मैकेनिज्म ये है कि यार इसमें ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं डैमेज होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इसमें आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है, बट नो, इट एक्चुअली जस्ट कॉजेज damage to the cochlea. It just causes damage to the cochlea. So to answer your question, I mean, extremely loud noises could rupture the tympanic membrane, but in general, जो noise in hearing loss है ना, वो sensory neural hearing loss है, and it primarily affects only your hair cells in the organ of body. Yeah, it affects your the pathology lies in the cochlea, ठीक है। और प्रेसबाइक्यूसिस में भी ऐसे है कि डीजनरेशन हो जाती है हेयर सेल्स की, जो कि लाई करते हैं एट द कॉक्लियर बेस। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? Yes, it will be. So अब we are going to go on about- ये बेसिकली है, बाकी तो सब ऐसे हैं कि आप रीड भी कर लो, जहां से ये लोग सवाल उठाते हैं ना वो यही टॉपिक है। अच्छा, आए तो बहुत ज्यादा रहता है हमारा। ओके। हम्म। I'll teach up till 10:15 या 10:20, और उसके बाद हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे अगर आज खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, एक मिनट।
अब जो अब जहाँ हम वेबर और अब हम आते हैं वेबर टेस्ट के ऊपर और रीनी टेस्ट के ऊपर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से सुनो। अब जो ये ना हमें हेल्प करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, और जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है कि conductive hearing loss is because of things like earwax fluid or a perforated eardrum which prevents sound from entering the ear. All right, लेकिन आपकी bone conduction from the bone conduction is still intact, तो इसलिए but your bone conduction is still intact. Sensory neural hearing loss में क्या होता है कि the ability to the ability to hear via both air and bone is reduced due to damage to the inner ear or auditory nerve. Did you guys get this? Wait. Hearing. The question have. Hold on. Let me see. Repeat. Okay, cool. Mm-hmm. Yeah, okay. And guys, I'm just gonna read something about conductive hearing loss first. So let's see, let's try to understand this better. Mm. Okay, so basically, conductive hearing loss occurs when sound is not effectively conducted from the outer ear to the drum and through the middle ear. It affects the mechanical transmission of sound, but the inner ear and the auditory nerve remain functional. So what could be the possible issues? For example, outer ear issues, the earwax impaction, otitis externa, some congenital malformation such as atresia or stenosis of the ear canal, some middle ear issues such as otitis media, otosclerosis, which is like, the abnormal bone growth in the middle ear, perforated eardrum, eustachian tube function. So what does all of this cause? Basically, let me tell you, it causes impairment of the mechanical transmission of sound, right? And this can be from the outer ear to the eardrum and then through the middle ear. Okay. और इसके अंदर फिर दैट्स अबाउट इट। फिर हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में चलते हैं। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है कि आपका जो इनर ईयर होता है ना, कॉक्लिया, या आपकी जो ऑडिटरी नर्व है, वो किसी वजह से अफेक्ट होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि दिस टिपिकली अफेक्ट्स द एबिलिटी टू कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशंस टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, और इसमें फिर व्हाट आर द कॉजेज, तो उसमें एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है, जो ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गए, मेनियर्स डिजीज, अकाउस्टिक न्यूरोमा, ये सारी चीजें। ठीक है, अब ना हम पढ़ते हैं वेबर और वो सारा कुछ। ठीक है, अब ना इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो वेबर टेस्ट होता है ना, वो असेस करता है लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड to determine if hearing loss is unilateral and whether it is conductive or sensory neural. I'll get to that. वो ये कह रहे हैं कि अगर आप एक vibrating tuning fork लो, usually 512 hertz का, and it is placed in the middle of the forehead, ठीक है, in the middle of the forehead, and the patient is asked where he hears the sound, and the patient is asked where they hear the sound equally in both ears or more, whether they hear the sound equally in both ears or more in one ear. ठीक है, अब इसका नॉर्मल आंसर क्या होना चाहिए कि द साउंड इज हर्ड इक्वली इन बोथ ईयर्स, तो कोई लैटरलाइजेशन नहीं है।
लेकिन अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा ना, तो ये वेबर है कि आपने बीच में ट्यूनिंग फोक रखा है और आपने उससे पूछा है कि तुम्हें कहाँ पे बेहतर साउंड नजर आ रहा है। नॉर्मल हुआ तो वो कहेगा मुझे दोनों कानों में बराबर सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है ना, तो उसको जिस ईयर में ही इज गोइंग द साउंड लोकलाइजेस इन द अफेक्टेड ईयर, मतलब जो उसका प्रॉब्लमेटिक ईयर है उसको वहां पे ज्यादा जोर से सुनाई देगा। डू यू गेट इट? दैट इज व्हाट वेबर इज। This occurs because conductive hearing loss, example due to earwax fluid or a perforated eardrum, prevents ambient sound from entering the ear. But bone conduction from the tuning fork is still intact and it is perceived better in the affected ear. ठीक है? अब अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता तो क्या होता? The sound localizes is heard louder in the affected ear. अच्छा जी। उसके बाद अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉरी। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है? दिस हैपेंस, मतलब कि सिंपल सी बात है, वेबर आया आपके पास, एक ईयर है जिसमें पैथोलॉजी है, ठीक है? द ईयर दैट हैज द पैथोलॉजी, मतलब जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे पेन है या जो भी है। अब आपको पता है कि पेन है हियरिंग लॉस के साथ। अब वो हियरिंग लॉस कंडक्टिव भी हो सकता है, वो हियरिंग लॉस सेंसरी न्यूरल भी हो सकता है। मैं पहले क्या करूंगी? मैं वेबर करूंगी, ठीक है? अब मुझे पता है कि मेरा राइट साइड क्या ईयर खराब है, ठीक है? फर्ज करो मैंने अब रखा है ट्यूनिंग फोर्क को, मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हें कहाँ बेहतर सुनाई देता है, और वो जो है वो कहता है राइट साइड पे मुझे बेहतर सुनाई देता है, वो जहाँ पे डिजीज्ड है। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली इसको कहीं पे क्या प्रॉब्लम है, इसकी या तो मिडिल ईयर में प्रॉब्लम है, या तो फिर इसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ठीक है? मतलब इसको मिडिल ईयर में प्रॉब्लम है या फिर इसको एक्सटर्नल ईयर में प्रॉब्लम है। अगर वो मुझे कहे कि नहीं मुझे ज्यादा जोर से ना लेफ्ट साइड पे सुनाई दे रहा है जहाँ पे कोई मसला ही नहीं है, तो इसका मतलब है उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ये जो जहाँ पे उसको पेन वगैरह हो रहा है ना, उस ईयर का उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। अब ये क्यों होता है कि why do you hear louder in the unaffected ear? This happens because in the ear with sensory neural loss, the ability to hear via both air and bone conduction is reduced due to damage in the inner ear or auditory nerve. So the better ear hears the sound. अब हम चलते हैं रिनीज पे। The Rini test compares air conduction to bone conduction in each ear individually, which helps to differentiate conductive from sensory neural hearing loss. अच्छा, इसमें क्या होता है कि ना, अगर आप एक वाइब्रेटिंग फोर्क लो एंड अब ये दिस इज टेस्ट, इट इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कंडक्टिव एंड सेंsory न्यूरल हियरिंग लॉस ऑफ ऑफ द पर्टिकुलर ईयर, ठीक है? What happens is a vibrating tuning fork is placed on the mastoid process to assess bone conduction. The patient is asked to say when can they no longer hear the sound. Once they can't hear it anymore, the tuning fork is moved in front of the ear canal to assess air conduction, and the patient is asked if they can still hear the sound. What is the normal rini, जिसको हम कहते हैं rini positive? उसमें ये होता है कि the air conduction is greater than the bone conduction. The patient can hear the sound in the front of the ear after they no longer hear it on the mastoid process. अब हम करते हैं रीनी अगर नेगेटिव हुआ, मतलब ये कि आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस is better, sorry, your bone conduction is better than the air conduction. The patient will not hear the sound when the fork is moved to the front of the ear, but will hear it longer on the mastoid. This means this patient has conductive hearing loss. एंड व्हाट डू यू मीन बाय, और फिर सेंसरी हियरिंग लॉस में क्या होता है कि बोथ एयर कंडक्शन एंड बोथ बोन कंडक्शन आर रिड्यूस्ड, but air conduction is still greater than bone conduction, as in the normal Rini test. However, both AC and BC are decreased compared to normal hearing. So, in general, what are we going to say? कि अगर आपका वेबर है, वेबर नॉर्मल हियरिंग में क्या होगा?
साउंड इज हर्ड इक्वली इन बोथ ईयर्स। और रीनीज नॉर्मल क्या होगा, आपकी एयर कंडक्शन बेहतर है आपकी बोन कंडक्शन से, ठीक है। अब वेबर कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में ये होगा कि इट इज लोकलाइज्ड टू द अफेक्टेड ईयर, ठीक है। रीनी जो है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होगा, इट इज बेसिकली ये होगा कि नॉर्मली एयर कंडक्शन बेटर होती है ना देन बोन कंडक्शन। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है, रिनीज नेगेटिव होता है, आपका बोन कंडक्शन इज बेटर देन एयर कंडक्शन, ठीक है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में बोन कंडक्शन इज बेटर देन एयर कंडक्शन, ठीक। और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में वेबर को क्या होगा, साउंड लोकलाइजेस टू द अनअफेक्टेड ईयर। और रिनीज टेस्ट क्या होगा, इट इज बेसिकली बिल्कुल जैसे नॉर्मल है कि आप एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन। एक्चुअली क्या होता है, बोथ ऑफ देम आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, एयर कंडक्शन भी रिड्यूस्ड है, बोन कंडक्शन भी रिड्यूस्ड है, लेकिन अभी भी with both of them being reduced, conduction is still better than bone conduction, ठीक है। did you guys get this? Did everyone get it? What about the others? Please tell me you did, because it's a little important, like this is it's the bit where they have concept. Okay, cool. So, Bittu, I'll ask you a question. It's just really two of them. Okay. Okay, then. Now I'm going to ask you a question and then I'm going to give you the results of the Weber and the Rennie. And you're going to tell me whether it's conduct. Ma'am, negative Rennie means BC is better than AC. Yeah, that's what it means. Okay. So now a 45-year-old man, he complains of reduced hearing in his right ear for the past few weeks. He has a history of chronic ear infections and occasional ear discharge, but we can't see anything. और हमें नहीं पता ना कि ये ओटाइटिस एक्सटर्ना है क्या है, हमें नहीं पता अभी। अब ना इसका वेबर टेस्ट हमने किया तो हमें क्या पता चला कि व्हेन द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, अब इसका जो ईयर था पैथोलॉजिकल रिड्यूस्ड हियरिंग राइट ईयर में थी, ठीक है। अब वेबर टेस्ट में हमने क्या किया कि वाइब्रेटिंग फोर्क हमने रखा तो द पेशेंट हियर्स साउंड लाउडर इन हिज राइट ईयर। अब हम रीनी का मैं आपको बता देती हूँ, राइट ईयर में जो इसका रीनी था ना, उसमें यह था कि the patient hears the sound longer on the mastoid process than when the tuning fork is placed in the front of the ear, ठीक है। मतलब bone conduction is better than air conduction। ये उसके राइट ईयर का रीनी था। और लेफ्ट ईयर के रीनी में ये था कि द पेशेंट जो है वो हियर करता है साउंड लॉन्गर इन फ्रंट ऑफ द ईयर देन ऑन द mastoid प्रोसेस, जो कि नॉर्मल होता है। एयर कंडक्शन बेटर है देन बोन कंडक्शन, ठीक है। तो अब आपने ना इसको इंटरप्रेट करके मुझे बताना है कि ये किस किस्म का हियरिंग लॉस है राइट ईयर में, कंडक्टिव है। अच्छा, बाकी बच्चों आप लोग भी बताओ, व्हाट डू यू थिंक?
Good. Aisha and Sonia, I want both of you to try answering this too. Okay. I'll move on to the next question. अच्छा जी, ठीक है, अब आप लोगों ने ये जवाब देना है इसका. It's not that hard. तो आप एक जगह लिख लो, उसके बाद अगर कंडक्टिव, वेरी गुड. अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, एक 60-year-old वुमन है जो कि रिपोर्ट करती है विद डिफिकल्टी हियरिंग इन द लेफ्ट ईयर. ठीक है. अब शी हैज नो हिस्ट्री ऑफ ईयर इन्फेक्शंस, बट शी नोट्स ringing in the left ear and occasional dizziness. She worked in a noisy factory for many years. जब इसका मैंने वेबर किया तो the patient hears the sound louder in the right ear, which is the opposite ear. और जब हमने इसका रीनीज किया लेफ्ट ईयर का, तो वहां पे आपकी the patient hears the sound longer in front of the ear than on the mastoid process. But both of them are reduced in volume compared to the right ear. ठीक है. राइट ईयर में ये था कि द पेशेंट हियर्स द साउंड लॉन्गर इन फ्रंट ऑफ द ईयर देन ऑन द mastoid process इन जनरल. मतलब इसका ये मतलब हुआ ना कि आप अगर लॉन्गर योर हियरिंग, मतलब वो एयर कंडक्शन इज बेटर. सेंसरी न्यूरल लेफ्ट, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस. वेरी गुड, वेरी गुड. दैट्स अमेजिंग, यू गाइस नो दिस. चलो, बस ये था बच्चों. दैट्स व्हाट इट वाज. दैट वाज द सिनेरियो आई कुड गिव यू. लेट्स मूव ऑन. ओके. Oof. I think ophthalmology is, wait, let me see how much of it is can we do. Okay, it's a lot. Yeah, it's a lot. But in no way am I going to give this another day. Like, I'm not, like, I mean, I can give it tomorrow, but I'm not going to give it more than that. Like, I am done with neurology. So probably I'm going to give it, आज हम यहाँ तक करेंगे, फिर हम कल आए पढ़ेंगे. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद we're going to finish off cholesteatoma और vertigo. अच्छा, अब cholesteatoma में क्या है? Guys, you want me to wait, so what's the question? Is there a question? Ma'am, neuropharma, are we covering it? We will, even inshallah, we will. Okay. Cholesteatoma, abnormal growth of keratinized squamous epithelium in the middle ear, skin in the wrong place, usually acquired but can be congenital. Primary acquired results from tympanic membrane retraction pockets that form due to eustachian tube dysfunction. Acha. Secondary acquired results from the tympanic membrane perforation due to otitis media that permits migration of squamous epithelium to the middle ear. Classically presents with painless otorrhea, may erode ossicles, and as a result causing conductive hearing loss. मतलब basically वो ये कह रहे हैं, कोलेस्टेटोमा में क्या होता है कि जो मिडिल ईयर होता है ना, उसके अंदर पता नहीं कहाँ से बेसिकली स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाती है, जिसको हम कहते हैं स्किन इज इन द रॉन्ग प्लेस. अब ना इसको उन्होंने कहा है कि बेसिकली दो तरीके हैं. एक प्राइमरी मतलब एक प्राइमरी रूट होता है और एक सेकेंडरी रूट होता है. ठीक है. सेकेंडरी रूट मुझे लगता है ज्यादा ऑब्वियस है. उसमें क्या होता है कि किसी भी वजह से फर्ज करो बहुत सीवियर किस्म का ओटाइटिस एक्सटर्ना है आपको, और आपका ईयर ड्रम जो है वो परफोरेट हो गया है. तो फिर जब वो परफोरेट होगा तो आपका ऑडिटरी कैनाल तो लाइंड होता है ना बाय स्किन. तो क्या होता है कि स्किन वहां से माइग्रेट करती है और आपकी मिडिल ईयर के अंदर आ जाती है. एक तो ये हो गया. दूसरा ये होता है कि जो, अब देखो इस तरह से होता है कि हमारे पास पड़ी है क्या, यहाँ पे हमारी आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पड़ी होती है, उसके बाद जो मिडिल ईयर होती है ना, उसकी वॉल के अंदर पड़ी होती है यूस्टेशियन ट्यूब. यूस्टेशियन ट्यूब ना सक कर रही होती है इस मिडिल ईयर को. अब इस सकिंग इफेक्ट की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना, इसके ऊपर पॉकेट्स सी बन जाती हैं. ठीक है. रिट्रैक्शन पॉकेट्स बन जाती हैं. ठीक है. और फिर दीज रिट्रैक्शन पॉकेट्स, फिर उसकी वजह से स्किन जो होती है वो मिडिल ईयर के अंदर आ जाती है. ठीक है. दैट इज व्हाट कोलेस्टेटोमा इज. और अगर इस प्रोसेस के अंदर मतलब पेन
पेनलेस ओटोरिया के साथ ये आएगी और इट कैन इरोड द ऑसिकल्स, इन विच केस इट विल कॉज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वर्टाइगो। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, अब जो वर्टाइगो है, व्हाट इज इट? इट्स द सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग व्हाइल एक्चुअली स्टेशनरी, और इसकी सब टाइप है डिजीनेस, but it's distinct from lightheadedness. Peripheral vertigo is more common than, anyways, just remember, it's a sensation of dizziness while you're stationary. पेरिफेरल वर्टाइगो के अंदर क्या होता है कि इनर ईयर पैथोलॉजीज होती हैं, जो भी इनर ईयर में प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनर ईयर पैथोलॉजीज होती हैं सच एज सेमी सर्कुलर केनाल डिब्री, ठीक है, जिसको हम बिनाइन paroxysmal positional vertigo कहते हैं। सो बेसिकली सेमी सर्कुलर केनाल डिब्री, vestibular neuritis, Meniere's disease, which is basically endolymphatic hydrops, increased endolymph in the inner ear. All of this will contribute to peripheral vertigo, ठीक है। इंक्रीज एंडोलिम्फ हो जाती है इनर ईयर के अंदर, मेनियर्स डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ट्राइएड होता है वर्टाइगो का, सेंसरी हियरिंग, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का और टिनिटस का, मेन वेयर वेस्ट, ठीक है। और पेरिफेरल वर्टाइगो में फाइंडिंग्स क्या होती हैं? आपको मिक्स्ड हॉरिजॉन्टल और टॉर्जनल निस्टैग्मस होता है, नेवर प्योरली टॉर्जनल और वर्टिकल, that does not change direction and it is suppressible with visual fixation. So जो आपको nystagmus होता है ना, you can suppress it with visual fixation, ठीक है। और जो central vertigo होता है, it is due to brainstem or cerebellar lesions, example stroke affecting vestibular nuclei, demyelinating disease or posterior fossa tumor। और इसके अंदर क्या होता है? nystagmus of any direction that is not suppressible with visual fixation। और उसके अलावा आपको न्यूरोलॉजिक फाइंडिंग्स भी मिलेंगी, जैसे डिप्लोपिया हो गया, एटेक्सिया हो गया, डिस्मेट्रिया हो गया। Guys, do you want me to expand on this? जी, okay, ma'am. You want me to expand on it or not? अच्छा, mm-hmm. Okay. We're talking a lot about things, but I just want to tell you about BSS. In peripheral vertigo, we can suppress nystagmus, but we can't do that in the central vertigo. Yes, that's a very good. Yeah, that's जो पेरिफेरल वर्टाइगो होता है ना, इट ट्रिगर्ड बाय हेड मूवमेंट, और सेंट्रल वर्टाइगो नहीं होता, ठीक है। और जो पेरिफेरल वर्टाइगो होता है ना, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल और रोटेटरी निस्टैग्मस होता है। और जो क्या कहते हैं, सेंट्रल वर्टाइगो के अंदर मल्टी डायरेक्शनल निस्टैग्मस होता है। और बच्चे ने बिल्कुल, जस्ट फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल ठीक है। इट्स एग्जैक्टली राइट। विजुअल फिक्सेशन से अगर आप सप्रेस कर पा रहे हो वर्टाइगो को, तो दैट इज पेरिफेरल वर्टाइगो। और मैम, विच वन इज ट्रिगर्ड बाय हेड मोशन? योर पेरिफेरल। बेसिकली जो ना एक चीज होती है बिनाइन paroxysmal पोजिशनल वर्टाइगो, इसमें क्या होता है कि displacement of calcium crystals in the inner ear causes abnormal stimulation of semicircular canals when the head moves. सिंपल सी बात है कि ब्रीफ एपिसोड्स ऑफ वर्टाइगो होती हैं जो कि ट्रिगर्ड होती हैं बाय हेड मूवमेंट्स सच एज टर्निंग ओवर इन बेड और लुकिंग अप। तो ये बेसिकली कम्स अंडर कंडक्शन, कम्स अंडर पेरिफेरल वर्टाइगो, ठीक है। अच्छा बच्चों, लेट्स कॉल इट अ डे। वी आर डन विद वी जस्ट हैव आई लेफ्ट, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, आई होप नो वन हैज क्वेश्चंस। We're all tired now. Okay, cool.
बाय बाय। अच्छा, बाकी जो बच्चे हैं, वेट मैंने व्हाट नेम्स, जो आयशा है, आयशा आपको समझ आ रही है? बिकॉज आई नो फरीहा इज वेरी रेगुलर, तो शायद ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो दैट्स ऑलराइट, क्योंकि अभी मुझे लगता है मैम टुमारो टाइमिंग्स, कल भी आई एम एट होम, इंशाल्लाह मैं मॉर्निंग में कोशिश करूंगी। मेरी कोशिश होगी एक मॉर्निंग में दे दूं, एक वापस आके जरा मुश्किल होगा, मैं चाहती हूँ न्यूरो फार्मा कवर करवा लूँ। बट डेफिनेटली एक क्लास तो मैं मॉर्निंग में रखूंगी, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि हम सारी की सारी आय ख़त्म करें, फिर न्यूरो फार्मा को हम देख लेंगे। मैम कैन यू स्पेसिफाई सम टाइम सो दैट आई डोंट मिस? ऑलराइट, आई थिंक I would take it from um, I think 11 onward to 11 onwards, 11 a.m. Okay, cool. चलो, अल्लाह हाफिज बच्चों, thank you so much. Wait,